और गरीबी इस वजह से नहीं है क्योंकि महंगाई ज्यादा है, क्योंकि गरीबी तो पहले ही हो गई थी और महंगाई तो पिछले करीब 1.5-2 साल से बढ़ी हैगी। और गरीबी के नीचे की गरीबी की रेखा के नीचे से जो लोग रहते हैं उनमें वृद्धि हुई है लगभग 7.5 करोड़ की पिछले 7 साल में। तो पॉइंट ये है कि ये महंगाई हो इस वजह से रही है क्योंकि सरकार यही चाहती है। सरकार की सारी नीतियां इसी ओर इंगित कर रही हैं कि ये महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि सबसे पहले तो आपको याद दिला दूं कि 2014 में ये सरकार जब आई थी तब पेट्रोल का दाम, क्रूड पेट्रोलियम प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 120 से 130 डॉलर प्रति बैरल हुआ करते थे और वो घट करके इस सरकार के आने के बाद लगभग 50 से नीचे 40 के लगभग हो गए। अब वो बढ़ करके बढ़े हैं तो वो बढ़कर के केवल $70 प्रति बैरल हुए हैं। और तब 14 में पेट्रोल का दाम 70-75 से ज्यादा कभी गया नहीं। अब जब उससे कहीं कम है अंतरराष्ट्रीय दाम पेट्रोल का, मतलब ऑयल का, तो आज की तारीख में इन्होंने बढ़ा बढ़ा करके, और ये अधिकतर टैक्स जो है वो केंद्र सरकार का टैक्स है, राज्य सरकार का भी टैक्स है, मगर इसमें अधिकतर टैक्स। और एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो फ्यूल टैक्स हम लगा रहे हैं, क्योंकि मैं फ्यूल पे इतनी क्यों तवज्जो दे रहा हूं, क्योंकि फ्यूल का इज यूज्ड एज एन इनपुट इनटू ऑल काइंड्स ऑफ कमोडिटीज, हर किस्म की कमोडिटी पे। तो आप जो ये बाकी कमोडिटीज की बात कर रहे थे उन सब में इसका योगदान होता है। तो फ्यूल टैक्स पे वापस आ जाते हैं। और ये सरकार क्यों फ्यूल टैक्स इस तरीके से लगा रही, उसका उसका मैं कारण बता देता हूं। एक कारण तो ये है कि ये सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से विकास दर में वैसे ही गिरावट आ रही थी, तो एक फिस्कल क्राइसिस वैसे ही ये सरकार फेस कर रही थी 2020 के शुरुआत में, 19 में से। तो एक फिस्कल क्राइसिस थी और उस फिस्कल क्राइसिस की, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमी को इस बुरी तरीके से मैनेज किया था, उसके बाद जो कोविड को इन्होंने इस बुरी तरीके से मैनेज किया, और उसके बाद जो इन्होंने स्टिमुलस हमको प्रदान किया अर्थव्यवस्था को, क्योंकि यह बिल्कुल कंगाली के कगार पे खड़े हुए थे, इसलिए बहुत छोटा इन्होंने फिस्कल स्टिमुलस प्रदान किया। मगर इनके पास, क्योंकि कंगाली के कगार पे खड़े हुए थे, एक तरीका, एकमात्र तरीका इनको सबसे सीधा साधा ये है कि सारे किस्म के ईंधनों पे आप, चाहे पे ऑयल पे, चाहे पेट्रोल पे, चाहे डीजल पे, चाहे गैस पे, आप बढ़ाते चले जाओ। मैं और ये बात कहकर के मैं खत्म करूंगा, फ्यूल टैक्स हमारे देश में एज अ शेयर ऑफ द ओरिजिनल बेस प्राइस, बेस मतलब जो एक जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं उस पे कितना टैक्स लगता है। तो जर्मनी में 65% लगता है, इटली में 65 लगता है, यूके में 62 लगता है, जापान में 45% लगता है, और अमेरिका में 20% लगता है। हमारे यहाँ जानते कितना लगता है? 2060%। जो पेट्रोल 35 रुपए का है उसको, उस पे आप 108 रुपए और उससे और भी ज्यादा दे रहे हैं। इसका 260%, मेरा ख्याल है आप 260% कहना चाहते हैं। 260%, मैंने सर क्या क्या कहा? 2000, सॉरी माफ, 260 के में मेरा मतलब था 260% लगता है। और इसका कारण, एकमात्र कारण ये है कि इन्होंने बहुत सी गलतियां करी जो मैं अभी नहीं गिनाऊंगा, वो बाद में गिनाऊंगा, जिस वजह से ये कंगाली के कगार पे खड़े हुए थे और जिसकी वजह से इनको टैक्स एकमात्र जरिया मिल गया है। और एक बात कह करके, और जो एक बहुत ही गंभीर बात है, और इसमें मुझे अंदरूनी खबर मिली है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से के द्वारा, कि क्योंकि चीन का रवैया हमारे प्रति बहुत हमलावर हो गया पिछले साल खास तौर से, तो हमें डिफेंस पे, जिसपे हम कई सालों से बहुत कम खर्च कर रहे थे, उस पे डिफेंस पे एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ा, क्योंकि हमें जाड़े में तैयार करना था अपनी आर्मी, अपनी डिफेंस फोर्सेस को, और उस पर कहीं ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनको सख्त जरूरत है।
पैसे की जो एक बहुत बड़ा कारण आज की तारीख में बनता चला जा रहा है। हम सब इस तरीके की राय सरकार को देने की कोशिश करते रहे हैं कि आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, क्योंकि ये एक वॉर लाइक स्थिति है। ये इस तरीके की स्थिति 100 साल में पहली बार आई है, और आपको अगर बोरोइंग करनी होगी तो आपको बोरोइंग करनी होगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। मैं आपको अपने पिछले इंटरवेंशन में ये बात कह चुका हूं कि ये सरकार, ये इस बात को हिंट कर चुका हूं कि ये सरकार नव उदारीकरण के विचारधारा से इतना ग्रसित है कि इस सरकार का कोई इलाज है ही नहीं। क्योंकि अगर ये सुनना चाहते तो ये सुनते हम सबको, मगर ये सुनना चाहते ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमारी न सुनने की वजह से इतनी गलतियां करी हैं, जिनको मैं अब गिनाता हूं, जिसकी वजह से ये फिस्कल क्राइसिस 2020 से पहले थी, और ये और भी गंभीर हुई है। और मैं आपके ये सब्सिडी वाले मुद्दे पे भी आऊंगा बाद में। देखिए, पहले मगर एक ये स्टेट वर्सेस सेंटर के मुद्दे को मैं रिजॉल्व कर देना चाहता हूँ जी। देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम में टैक्स लगाते हैं स्टेट और सेंटर दोनों, मगर स्टेट का टैक्स, उसकी जो मात्रा है केंद्र की टैक्स के मात्रा के बनिस्बत बहुत कम है। तो स्टेट गवर्नमेंट को आप पे उंगली ना उठाइए, कोई कारण नहीं है आपका उंगली उठाने का, क्योंकि उनके विचारों की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है विकास दर कम होने से, और कोविड की महामारी का जो सारा व्यय है वो उठा रहे हैं। तो उनसे उम्मीद करना इस समय, और वो जो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो ग्रोथ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की बात हो रही थी, हमारे देश में अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है तो वो राज्य सरकारें करती हैं, 2/3 उसका भाग राज्य सरकारें करती, केंद्र सरकार नहीं करती। तो केंद्र सरकार कहां से करेगी अगर उसके ऊपर मार इतनी पड़ रही है? और आप कर ये रहे हैं कि उनके पास बचा क्या है जीएसटी के बाद? उसके बाद उनके पास सिर्फ पेट्रोल डीजल बचा है टैक्स करने को, और अल्कोहल बचा है। तो वो किसी हालत में जीएसटी में आने नहीं देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आने नहीं देंगे, क्योंकि अच्छा, तो अब मैं आता हूं कि केंद्र सरकार की क्या गलतियां थी। पहली गलती, मैं सिर्फ पब्लिक फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इकोनॉमी की बात ही नहीं कर रहा, नव उदारीकरण की तो मैं 50 आपको उदाहरण दे सकता हूं। पहली इनकी गलती, जब आपकी फिस्कल क्राइसिस 3 साल पुरानी है, जब ग्रोथ रेट कम होती चली जा रही थी, 20 से पहले ग्रोथ रेट कम होती चली जा रही थी, तो आपकी रेवेन्यूज कम हो रही थी। जब आपकी रेवेन्यूज कम हो रही थी, तो किसने कहा था आपको कि 19 के वाले बजट में, 2019 में इलेक्शन 1 महीना बचा था, तब आप पर्सनल इनकम टैक्स की जो थ्रेशोल्ड होती है 2.5 लाख रुपए होती है, जिसके बाद आप टैक्स देना शुरू करते थे 2019 तक। 2019 के बजट में किसने कहा था केंद्र सरकार को कि आप 2.5 लाख से 5 लाख कर दीजिए? एक मुश्त एक बार में कर दिया। मिडिल क्लास का वोट चाहिए था उन्हें, जिसकी वजह से जानते क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि 75% लोग जो पर्सनल इनकम टैक्स देते थे जनवरी 2019 तक, वो बाहर हो गए टैक्स नेट से। ये हमारा एकमात्र ऐसा देश है, इससे ज्यादा बड़ी मूर्खता हो नहीं सकती थी जो उस समय की गई, और वो इसलिए की गई क्योंकि मिडिल क्लास का वोट चाहिए था। पहली दिक्कत। मैं डॉक्टर मेहरोत्रा 1 सेकंड आपको रोकूंगा, यहाँ पे एक सवाल पूछ लेना चाहता हूँ। ये बात कई बार कही गई, जब चिदम्बरम वित्त मंत्री थे तो उन्होंने कहा कि साहब ये पूरा जो इनकम टैक्स का पैराफर्नेलिया है, इस पे इतना जो हम जिसको कहते हैं रिकवरी पे खर्चा करते हैं, ये बहुत इसका तुक नहीं है। अगर हम टॉप 100 टैक्स पेयर्स पे फोकस करें, उनसे पूरा टैक्स वसूल लें, तो बाकी सबके टैक्स का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और ये बात जब आप प्रोपोर्शंस में देखते हैं तो ये सही है। तो ऐसे में नीचे के लोगों को परेशान करने की जरूरत क्यों आपको लगता है? कि आप कह रहे हैं 75% लोग निकल गए, इससे अमाउंट में कितना निकल गया? नहीं, गलत बात। देखिए, बात यह है कि ओवर टाइम होता ये है, हर विकासशील देश जब
विकास की उसकी जो विकास दर बढ़ती है तो तरीका ये होता है, ये पब्लिक फाइनेंस का प्रिंसिपल है, माफ करिएगा, पब्लिक फाइनेंस का प्रिंसिपल है कि आप थ्रेशोल्ड को वहीं रखते हैं नॉमिनल टर्म्स में, 2.5 लाख ही रहना चाहिए था, और लोग अधिकतर अधिक जैसे उनकी आमदनी बढ़ती है वो टैक्स, पर्सनल टैक्स नेट में आते चले जाते। मगर उन्होंने गलतियां और भी करी हैं, मैं उस पर आ रहा हूं, मैं आपकी बात से मोटे तौर से सहमत हूं। देखिए दूसरी उन्होंने क्या गलती करी जिसकी थोड़ी सी चर्चा अभी तक हो चुकी थी, वो ये करी कि 2015 में अरुण जेटली ने ये हमको प्रॉमिस किया था कि वो हमारी कॉर्पोरेट टैक्स रेट वही कर देंगे जो एशिया के हमारे कंपेटिटर देशों के प्रतिद्वंदी देश जो हैं हमारे, उनके बराबर कर देंगे। तो 30% से उसको 25% लाने का इरादा उन्होंने बताया था, और हर साल हम 1% उसको गिराएंगे 30 से 25 लाख। मगर वो हर साल तो किया नहीं गया। कब किया गया? जब वो इलेक्शन जीत चुके थे और 2019 में उन्होंने एकदम से 30 से 25 कर दिया, जो उस समय किया जब वो वैसे ही फिस्कल क्राइसिस में थे, ग्रोथ रेट वैसे ही कम हो रही थी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वैसे भी नहीं बढ़ रहा था। तो क्या उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्ट बढ़ गया? नहीं बढ़ा। ये दो, जो पर्सनल इनकम टैक्स से लोगों को बाहर निकाला और जो कॉर्पोरेट टैक्स इन्होंने कम किया, इसकी वजह से विषमताएं तो बढ़ी ही हैं हमारे देश में। हम विषमताओं की बात तो कर ही नहीं रहे अभी तक, हालांकि हमने गरीबी की बात शुरुआत में करी थी, मगर इसका असर ये हुआ कि इनकी आमदनी कम हो गई। इसका असर ये हुआ है कि इन्होंने, अब मैं आपको आंकड़े बता देता हूं, डायरेक्ट टैक्स यानी कि पर्सनल इनकम टैक्स और डायरेक्ट और कॉर्पोरेट टैक्स का जो शेयर है टोटल टैक्स रेवेन्यू में, वो पिछले 4 साल में घट करके वो अब 5.5% हो गया है, जो इससे ज्यादा हुआ करता था। यानी कि डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू ज्यादा हुआ करता था इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू से, और अब इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू भी कम होता चला जा रहा है। आज की तारीख में कम होता चला जा रहा है क्योंकि विकास दर कम हो रही है। तो उस दिक्कत ये है कि इन्होंने गलतियां इतनी ज्यादा करी। करना इनको क्या करना चाहिए था? आप सही एक इशारा कर रहे थे कि इनको करना इस समय ये चाहिए था, ना कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाते, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है और आम आदमी मार खा रहा है। वैसे ही वो आम आदमी, सतीश जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि गरीबों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। मैंने भी इसका एस्टिमेशन किया है कि 7.5 करोड़ पिछले लोग, 7.5 करोड़ से तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग उतर आए हैं पिछले 7 साल में। करना इन्हें ये चाहिए था कि कॉर्पोरेट जो सुपर रिच हैं, बस उनके पर्सनल इनकम टैक्स पे एक सेस लगाते, सरचार्ज लगाते, उनके सुपर रिच पे, पहली बात। दूसरी बात, कॉर्पोरेट टैक्स जो इन्होंने गिराया था 19 में, उस पे एक कोविड सरचार्ज लगाते ना। अगर ये दोनों लगाते तो इनको ये पेट्रोल डीजल गैस का दाम बढ़ाना नहीं पड़ता। मगर ये तो बिकी हुई सरकार है, किसके हाथ बिकी हुई है हमें और आप सबको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। तो दिक्कत यहां है, ये नव उदारीकरण के प्रतीक हैं जो पूरे दुनिया में मतलब नकारा जा चुका है। अमेरिका, यूरोप, पूरे इन सारे देशों ने कोविड को रिस्पॉन्ड करने के लिए एक केन्जियन पैकेज दिया, और जो बाकी विकासशील देश हैं उनका मैं आपको उदाहरण दे करके बात अपनी खत्म करूंगा कि बाकी जो विकासशील देश थे उनका जो फिस्कल स्टिमुलस था, मैं क्रेडिट स्टिमुलस की बात नहीं कर रहा, मैं मॉनेटरी लिक्विडिटी स्टिमुलस की बात नहीं कर रहा, उनका स्टिमुलस था 4.7% जीडीपी का अंश था, हमारा 2.2, मतलब केवल 40%। और ये जो अनाज दिया जा रहा है वो 2.2 का भाग हैगा। तो मतलब ये समझिए कि इनको कहीं और कुछ बहुत सी चीजें करनी चाहिए थी, क्योंकि कंजम्पशन डिमांड गिरती चली जा रही है। देखिए, ये आज की तारीख में कैश ट्रांसफर आवश्यक हो गया है, बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि गरीब होता चला जा रहा है। और अगर बोरो करके, पहली बात, जॉब्स क्रिएट करिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके, और कैश भी ट्रांसफर करिएगा, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी की रिकवरी ज्यादा तेज होगी। आप क्या समझते हैं कि हमारा जो क्रैश था, 2020 का क्रैश, जो कोलैप्स था इकोनॉमी का,
वो G20 कंट्रीज में सबसे बदतर क्यों था? 7.3% जीडीपी गिरी है। हमारे इतिहास में तो कभी 40 साल से इस तरीके से हुआ नहीं था, मगर कंपेयर्ड टू G20 countries our crash was the worst because our COVID handling was bad। और उसके अतिरिक्त हमारा फिस्कल स्टिमुलस मतलब नहीं के बराबर। और हम सब लोग पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिस्ट ये बात कहते चले आ रहे हैं, मगर ये सरकार कुछ खास लोगों, मूर्ख लोगों के और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के में बिकी हुई। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।